स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। हमारे इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमारी पहली जो पाठ्य पुस्तक आई है वह है भारत और समकालीन विश्व। इसके अंतर्गत हम विश्व के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। 9वीं कक्षा के अंदर हमें विश्व के इतिहास की फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति और जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद के उदय के बारे में अध्ययन करना है। तो अब हम भारत और विश्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें विश्व की जानकारी थोड़ी बहुत होनी जरूरी है। तो हम विश्व के मैप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह हमारा संसार का नक्शा है, या यूं कहें विश्व का नक्शा है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ भारत स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप के पास ही यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ये हमारा फ्रांस है। फ्रांस के पास ऊपर जर्मनी, जो कि नाजीवाद के उदय और हिटलर के बारे में हमें बताएगा, और रूस, ये देखिए इस तरफ रूस, ये रहा जो येलो कलर का आपको बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रूस है। रूस आधा एशिया महाद्वीप में आता है और आधा यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे 3 क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें वैश्विक परिदृश्य में हमारी 9वीं कक्षा के इतिहास के टॉपिक पर अध्ययन करना है। आज हम फ्रांस के बारे में, यूं कहें फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ्रांस की हम बात करें तो सबसे पहले एक घटना के बारे में उल्लेख आता है कि 14 जुलाई 1789 को जनता, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर इकट्ठी होती है। उसमें लगभग 7000 की संख्या में स्त्री और पुरुष हैं। उन्होंने मिलकर के एक सेना का गठन करने का निर्णय किया और उन्हीं के संगठन ने फ्रांस, ये जो था, इसके काफी सारे सरकारी भवनों पर एक प्रकार से जबरन घुसने का प्रयास किया और वहां पर उन्होंने हथियार और गोला बारूद की खोज करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार के इनके अभियान के अंतर्गत चलते हुए इन्होंने बास्तिल का किला जो था वो सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था, उस पर इन्होंने आक्रमण किया और उसके अंदर जबरन घुसे और वहां जाकर के इन्होंने बास्तिल के किले के अंदर से जो भी इनको हथियार, गोला बारूद मिला उसको लूट लिया और वहां पर बंद कैदियों को मुक्त करवा दिया। और उसके बाद भी जनता का विद्रोह जाता हुआ इतना तीव्र था कि इन्होंने इस पूरे किले का विध्वंस कर दिया और इसके विध्वंस के बाद जो अवशेष थे उनकी भी नीलामी कर दी। अब नीलामी करने के बाद में भी इनके बारे में आता है कि फ्रांस के अनेक क्षेत्रों में बार बार विद्रोह और असंतोष की घटनाएं देखने को मिलती रही। हमने देखा कि 14 जुलाई 1789 को एक बड़ी घटना फ्रांस के अंदर घटित होती है। सम्राट के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है। तो ये विद्रोह जो था ये एक दिन में तो नहीं हुआ, जनता एक दिन में इतनी बागी नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत सारे कारण, बहुत सारी पृष्ठभूमि रही होगी। तो इस पृष्ठभूमि के बारे में हम एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, या फ्लैशबैक में चलते हैं कि ये घटना घटने से पहले फ्रांस के अंदर क्या क्या हुआ था। तो देखिए, फ्रांस के अंदर जो सामाजिक स्थिति थी, वहां पर जो राजा होता था वह निरंकुश था, उसको दैवीय मतलब अधिकार माना जाता था शासन का। तो इस प्रकार से जो राजा होता था वह पहले प्रारंभिक अवस्था में क्या था, स्टेट जनरल का गठन किया जाता था, जिसके 3 मतलब पार्ट्स होते थे। जिसमें पहला जो वर्ग था वह पादरी था। देखो, पादरी यहाँ पर क्या होता है कि जो ईसाई धर्म होता है उसके अंदर, चर्च के अंदर जो पुजारी, अपन कह सकते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, जो होता है उसको पादरी कहा जाता था। वह इनका धर्म का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। फिर आता था कुलीन वर्ग। किसी भी समाज में चले जाओ, कुछ न कुछ ऐसे कुलीन धनाढ्य व्यक्ति मिलेंगे जो कि राजा के निकटतम होंगे, प्रशासन में उनकी चलती होगी। तो दूसरी जो एस्टेट थी वो थी कुलीन वर्गों की। और जो तीसरी एस्टेट होती थी बहुत ही सामान्य किसान, मजदूर, जो भी अदर नौकरी पेशा व्यक्ति थे, उन सब से मिलकर बनती थी। प्रारंभ में क्या था कि ये तीनों वर्ग मिलकर के किसी भी विषय पर निर्णय लेते थे, चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे और उसके बाद ही उस निर्णय को जनता के ऊपर शासक द्वारा लागू किया जाता था।
लेकिन धीरे धीरे जो ये निरंकुशता थी ये बढ़ने लगी और ये जो तीसरा वर्ग था इसको प्रशासन में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं दी गई थी और केवल ये दो वर्ग मिलकर के अपने निर्णय ले लेते थे और इनको थोप देते थे इस सामान्य वर्ग पर। इसके कारण से क्या होता था, सामान्य वर्ग में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ने लगा, असंतोष बढ़ने लगा। तो ये जो वर्ग था इसी के अंदर असंतोष बढ़ा क्योंकि इसी का शोषण हो रहा था। यहाँ पर इन दोनों वर्गों को मकड़ी की संज्ञा दी गई। कारण ये था कि ये लोग लगातार इस प्रकार के नियमों को बना रहे थे जो कि इस वर्ग के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो रहे थे, इसका शोषण करते जा रहे थे और इनकी अपनी विलासिता को बढ़ाने के लिए इस वर्ग का शोषण करने के कारण इन दोनों वर्गों को या यूं कहें शासक वर्ग को, कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग को और शासक वर्ग को मकड़ी की संज्ञा दी गई जो कि लगातार एक जाल बुनती है और इस सामान्य वर्ग को कहा गया मक्खी जो उस जाल में फंसकर दम तोड़ देती है। तो ये हमारी एस्टेट जनरल की स्थिति थी जिसके अंदर दो वर्ग ज्यादा प्रभावी होते जा रहे थे और तीसरा वर्ग जो था इसके महत्ता को धीरे धीरे हटा दिया गया था या यूं कहें लगभग 150 वर्षों से इसको बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। तो सामान्य रूप से लगातार इसका शोषण हो रहा था और ये काफी असंतुष्ट वर्ग था। फिर आता है कि लुई 14वां जब शासक बना उस समय जो राजकोष था वह पहले से ही खाली था और लुई 14वां खुद एक शानो शौकत से जीने वाला शासक था। तो उसने अपनी स्थिति को या अपने शानो शौकत को बनाए रखने के लिए पहले से खराब वित्तीय स्थिति, फिर अपनी शानो शौकत का खर्चा, तो इस प्रकार से उसने और अधिक करों को बढ़ा दिया। तो सामान्य जनता पर करों का भार और बढ़ने लग गया। खराब स्थिति, फिर फ्रांसीसी मुद्रा थी लिब्रे जिसका कि 1794 में विमुद्रीकरण कर दिया गया। में। इसके अलावा देखिए कि फ्रांस के अंदर दो प्रकार के कर लिए जाते थे, एक था टाइद, एक था टाइड। जो टाइड कर था ये जनता की कुल उपज का 1/10 भाग होता था और ये कर सीधा पादरी वर्ग लेता था। पादरियों द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था, टाइड। और टाइल नाम का जो कर था ये राजा द्वारा लिया जाता था। अब जनता के पास 1/10 भाग तो पादरी को देना कंपलसरी, उसके बाद टाइल का जो कर होता था इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा था राजा की शानो शौकत को बढ़ाए रखने के लिए। तो अब इस कारण से भी जनता में क्या था, असंतोष बढ़ रहा था क्योंकि आम जनता पर तो करों का भार बढ़ता जा रहा था और ये अपने शानो शौकत में किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे थे। राजा अपनी जीवन शैली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था। फिर ऊपर से विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा था। इसी समय देखिए कि यूएसए के 13 देशों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, उसमें फ्रांस ने उनका सहयोग किया था। इसके कारण भी फ्रांस पर एक बड़ी मात्रा में लगभग 10 अरब के करीब विदेशी कर्ज जो था वो बढ़ गया था। फिर अपन आते हैं तो तीसरा इसका प्रमुख कारण था जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष से यहाँ तात्पर्य है कि जो जनता थी उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। देखिए 1715 के समय जो फ्रांस की जनसंख्या थी वह थी 2.3 करोड़ और 1789 में यह जनसंख्या बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। तो इस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और इस बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार कमी आ रही थी क्योंकि जो जनता थी उसका उत्पादन सारा कहाँ जा रहा था, कर के रूप में राजा के कोष में जमा हो जाता था और जनता को अपने लिए भोजन की भी पूरी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। तो इस सभी स्थितियों के कारण समाज के अंदर एक वर्ग का उदय हुआ जो था मध्यम वर्ग। और यह जो मध्यम वर्ग था यह पढ़ा लिखा, शिक्षित और जागरूक था। इनमें दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक आता है जॉन लॉक और दूसरा आता है रूसो। ये दो ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने जनता के सामने उस समय स्वतंत्रता, समानता और समान अवसरों पर आधारित समाज की परिकल्पना रखी जो कि इस सामान्य वर्ग के लिए उस समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी थी। यह वर्ग लगातार शोषण को झेलते झेलते बहुत असंतुष्ट हो गया था। तो इस वर्ग को जब यह विचारधारा दी गई तब यह वर्ग खुलकर इस विचारधारा के समर्थन में आया और इन्होंने अपनी इस स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों पर आधारित समाज की जो परिकल्पना थी इसको प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इनका पालन करना शुरू किया। इसी समय एक प्रमुख दार्शनिक और आते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन्होंने अपनी पुस्तक में
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर आधारित शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया और इसी व्यवस्था पर यूएसए के जो 13 देश उस समय ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे, वहां पर सरकारों का गठन किया गया और सफल सरकारों का संचालन उन देशों में होता देखकर जनता के अंदर इस तरीके को फॉलो करने के लिए एक विशेष प्रकार की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। तो ये कुछ कारण थे जो कि फ्रांस की इस एक बड़ी घटना के लिए उत्तरदायी थे। हम देखते हैं कि इन सभी प्राचीन कारणों के कारण 14 जुलाई 1789 की जो बड़ी घटना जो कि सम्राट के बास्तिल के किले के विध्वंस के रूप में हमारे सामने आती है, घटित हुई। अब हम फ्रांस की क्रांति की घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सम्राट के पास प्रमुख निर्णय लेने के लिए एस्टेट जनरल हुआ करती थी, जिसकी लास्ट बैठक हमारी हुई थी 1614 में। इसके बाद से फ्रांस के अंदर एस्टेट जनरल की कोई बैठक नहीं हुई थी। अब लुई 14वां जब सम्राट बना तो उसको खजाना खाली मिला और उसने अपनी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई, जिसमें कि वह जनता पर कई सारे कर लगाने के बारे में विचार विमर्श करने वाला था। तो इस जनरल के अंतर्गत क्या होता था कि तीनों वर्ग अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे और ये प्रतिनिधि जो होते थे ये इस बैठक के अंदर चर्चा करते थे, अपने अपने मत रखते थे और इन्हीं को इनके मतों के आधार पर जो होता था उनका निर्णय लिया जाता था। अब होता क्या था कि इस बैठक के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि 5 मई को जो बैठक हुई इसकी स्थिति क्या थी। अब इस 5 मई वाली बैठक में पादरी वर्ग ने अपने 300 सदस्य भेजे, कुलीन वर्ग ने अपने 300 सदस्य भेजे। ये दोनों वर्ग जो थे ये लंबी कतारों में आमने सामने बैठ गए और इन दोनों वर्गों के पीछे कुलीन वर्ग के लगभग 600 सदस्य खड़े किए गए। तो इस प्रकार से सामान्य वर्ग जो था इसके सदस्यों को पहली बात तो बैठाया नहीं गया, खड़ा रखा गया और दूसरी बात इन दोनों वर्गों के जितने सदस्य कुल थे उनके बराबर इस एक वर्ग के सदस्यों की संख्या थी। अब खास बात ये हुई कि जो सामान्य वर्ग उस समय 1789 में भाग लेने पहुंचा, यह जो था ये इनका जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था ना, दार्शनिकों का पढ़े लिखा वर्ग, स्वतंत्रता समानता के प्रति जागरूक वर्ग, उस वर्ग के ये व्यक्ति थे। इन लोगों ने जब इस बैठक में भाग लिया तो जो पहले की परंपरा चली आ रही थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों का एक एक मत काउंट होता था, यानी कि 3 ही मत होते थे। सामान्य सी बात थी, पादरी और कुलीन 2 मत एक पक्ष में जाने वाले होते हैं क्योंकि इन दोनों का स्वार्थ एक होता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा वर्ग जो था ये हमेशा उपेक्षित रह जाता था इस मत व्यवस्था के कारण। तो इन्होंने सबसे पहले इस बैठक में मांग करी कि जो प्रत्येक प्रतिनिधि होगा उसको एक मत देने का अधिकार दिया जाए। जैसे कि पादरी 300 थे तो 300 मत दें, कुलीन वर्ग के 300 थे तो 300 मत दें और सामान्य वर्ग के जितने सदस्य थे वे अपना प्रत्येक का एक मत दें और उनके आधार पर निर्णय लिया जाए। तो इनकी इस मांग के कारण से जो राजा था उसको बड़ा झटका लगा और उसने इस मांग को मानने से मना कर दिया। जैसे ही उसने इस मांग को मानने से मना किया तो ये जो सामान्य वर्ग था इसने इस एस्टेट जनरल की बैठक का बहिष्कार कर दिया और ये उस सभा को छोड़कर बाहर निकल गए। इनकी इस मांग का आधार जो था ये रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक थी। इस पुस्तक के आधार पर उन्होंने अपनी ये मांग रखी थी। तो इस मांग को न मानने के कारण सामान्य वर्ग ने इस बैठक का विद्रोह किया या विरोध किया, ये छोड़ को बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद 20 जून को इन्होंने जो टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, उसके अंदर जाकर के अपनी एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया। इस नेशनल असेंबली का प्रमुख कार्य था कि ये लोग जो शासक था, जो राजा था, उसके विरुद्ध अपना एक संविधान बनाने के लिए इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई जो कि राजा की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगा सके। तो इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति थे, एक मिराबियो और एक आबेसिये। अब खास बात ये थी कि मिराबियो जो था ये कुलीन वर्ग से था और
आबे जो था ये पादरी वर्ग से था। ये दोनों ही व्यक्ति जो थे इन दोनों वर्गों के विशेषाधिकार और शोषण की पद्धति से विरोध रखते थे और इन्होंने सामान्य जनता का साथ देने का कार्य किया। तो नेशनल असेंबली के नेतृत्वकर्ता मिराबियो और आबेसिये थे। इन्होंने अपने काफी सारे भाषण दिए, पुस्तक लिखी, पैम्पलेट्स छपवाए, जिससे कि जनता में जागरूकता हुई और लगातार आंदोलन जारी रहा। और फिर आती है हमारी 14 जुलाई वाली घटना। तो इस घटना के बाद सारी जनता एकमत हो गई और राजा को या यूं कहें शासक को धीरे धीरे जनता के आक्रोश को देखते हुए अपने मत से पीछे हटना पड़ा। और 4 अगस्त 1789 को लुई 14वें ने इस नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी। और इस मान्यता प्रदान करने के साथ ही क्या हुआ, राजा के ऊपर संविधान की संप्रभुता स्थापित हो गई। और उसके बाद में नेशनल असेंबली ने इसी दिन रात के समय अपने कुछ एक नियम बनाए, जिसमें कि जो जमीन वगैरह थी कुलीन वर्ग पादरियों के पास जो प्रॉपर्टी थी वो सारी आम जनता को या सरकार के अधीन आ गई। कुलीन वर्ग के शान शौकत को कम किया गया, राजा की भोगविलासिता में कमी की गई। और इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी थी उसको हस्तांतरित करने के कारण जो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट बनी, इस गवर्नमेंट के अंडर में 10 अरब लिब्रे की संपत्ति आ गई। यानी अब सरकार के पास अपनी पूंजी थी, जिससे वह देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य कर सकती थी। ये हमारी प्रमुख घटनाएं हुई जिनके आधार पर हमारी फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में इस नेशनल असेंबली ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का गठन किया और कैसे शासन व्यवस्था वहां पर अब चलने लगी।